वेलकम बैक टू हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले आपको कुछ जनरल चीज़ें बताई गई थी कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, फाइनाइट क्लॉज क्या होता है, जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी भी दी गई थी। अब उसके आगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका हम आगे बार बार प्रयोग करेंगे। जैसे उसमें आपका नाम आएगा, फर्स्ट पॉइंट में होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल, उसके बाद इन्फिनेटिव, जिरंड। तो तीन ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में जानना नितांत आवश्यक है। तो आज मेरा पूरा फोकस होगा उसके जो शेष कुछ चीज़ें हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में समझते हैं। जिसके बाद आगे और भी जो चीज़ें उसमें आएगी जिनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंथेसिस एक ऐसा पार्ट है कि जिसके बारे में पूरा ग्रामर एक तरह से समाहित किया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है कि यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो वास्तव में पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, लेकिन ये पार्टिसिपल का जन्म कहाँ हुआ, इसका जनक कौन है, जब तक उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक बाकी चीज़ें हमको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपल का जन्म कैसे होता है। कोई भी वर्ब जिसको हम फॉर्म के आधार पे, या जिसको आप हिंदी में रूप कहते हैं, इसके आधार पे वर्ब को मुख्यतः दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट इसका होता है, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला पार्ट होता है उसको हम इन्फिनिटिव, इसके सेकंड पार्ट को हम जिरंड कहते हैं, इसके थर्ड पार्ट को पार्टिसिपल। अब यहाँ पार्टिसिपल आप देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही कहा कि पार्टिसिपल का जन्म कहाँ होता है। कोई भी वर्ब फॉर्म के आधार पे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके फिर हम क्लासीफाई करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज इन्फिनेटिव, सेकेंड पार्ट इज जिरंड एंड द थर्ड पार्ट इज पार्टिसिपल। अब यहाँ भी आगे हम चर्चा करेंगे इस पार्टिसिपल को प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इसको भी पार्टिसिपल आप लिख लें, और वैसे ही इसको भी पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इसको भी पुनः तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक करके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये क्या होते हैं। जब ये चीज़ क्लियर होगी तो आगे आपके लिए काम आसान होगा। अब यहाँ हम चर्चा किए थे कि पार्टिसिपल का जन्म कहाँ पे होता है। तो पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया कि यह एक तरह से वर्ब का ही फॉर्म होता है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको समझाने के लिए एक व्यवहारिक जो बोलचाल की भाषा हमारी है उसके बारे में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद इसको अंग्रेजी की जो भाषा है उसके बारे में बताएंगे। इसको हम उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि यह एक ऐसी बहू है जिसको हम कह सकते हैं यह पहले की बहू है, जिसके अंदर एक परिवार की पूरी व्यवस्था को संचालित करने का काम करना है, जिसको आप संस्कारित भी कह सकते हैं। दूसरी एक तरह से ऐसी बहू है जिसको आप मॉडर्न कह सकते हैं, आधुनिक कह सकते हैं। हालांकि इसको आप अन्यथा नहीं लेना है, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर ये कैसी बहू है कि परिवार में जब भी कोई वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो उसके हिसाब से अपने चेहरे को ढक लेती है, पल्लू रख लेती है,
जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के हिसाब से अपने अंदर वो बदलाव करती है समय के अनुसार। लेकिन ये एक ऐसी बहू है कि जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में वो रहती हैं। चाहे घर में कोई छोटा आए या बड़ा आए, कैसी भी स्थिति आए, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ ये व्यवहारिक भाषा की बात कर रही हैं। उसके बाद इस व्यवहारिक भाषा के बाद अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है, और वह वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ही गोज टू मार्केट टू बाई सम कंप्यूटर्स। ही गोज टू मार्केट टू बाई सम कंप्यूटर्स। वह बाजार जाता है टू बाई सम कंप्यूटर्स, कुछ कंप्यूटर्स खरीदने के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ही है, ही आपका सब्जेक्ट है, यह गोज वर्ब है, यह आपका अदर वर्ड, और यहाँ भी आप देख रहे हैं ये बाई लगा हुआ है। यहाँ ये देख रहे हैं कि जब भी इसके हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो क्या वाकई इस वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन होता है। यदि इस वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन होगा तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। लेकिन यदि अगर वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन नहीं होगा दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे अगर मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आई लिख दूँ, जैसे ही मैं आई लिखता हूँ तो इस वर्ब में हलचल हो जाता है। जिस बहू की हम चर्चा करते हैं परिवार में, जैसे ही कोई सदस्य वरिष्ठ आता है उसके अंदर हलचल हो जाता है, उसकी गतिविधि चेंज हो जाती है। यहाँ पर अब गोज की जगह आप लिखेंगे आई गो। बाकी ये जो सेंटेंस है आप पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, आई गो टू मार्केट। तो यहाँ भी ये जो वर्ब होगा आप इसको वैसे ही लिखेंगे, टू बाई सम कंप्यूटर्स। लेकिन जैसे ही यहाँ आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर मैं ही की जगह सी लूँ, इसकी जगह मैं राम लिखूँ तो भी गोज टू मार्केट होगा। लेकिन इस आई की जगह दे, वी, यू का प्रयोग करेंगे तो गो ही होगा। लेकिन अगर मैं इसके टेंस को परिवर्तन करता हूँ, जैसे अगर इसको मैं परिवर्तित कर दिया, ही वेंट टू मार्केट, ये चीज़ वही होगा, ही वेंट टू मार्केट टू बाई, बाकी सेंटेंस आप उतार देंगे, टू बाई सम कंप्यूटर्स। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस सब्जेक्ट को चेंज किया यह वर्ब का रूप बदल गया। जैसे ही यह पास्ट टेंस में लिखा इसका रूप बदल गया। शुरू में ही मैंने कहा कि जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल देते हैं रूप को, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि टू बाई, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है। इसके किसी भी स्थिति में इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ बताने का फंक्शन मेरा यही था कि ये दिमाग में आपको रखना है कि हम वर्ब के फॉर्म को समझ रहे हैं, वर्ब के फॉर्म को पढ़ रहे हैं और इसमें कहाँ पे परिवर्तन होगा और कहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो यह ध्यान में होना चाहिए कि पार्टिसिपल दैट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यह वर्ब का एक रूप है, यह एक वर्ब का रूप है, यह एक वर्ब का रूप है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, यह किस रूप में प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा है आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, यह आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद अब हम आगे इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तव में इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। तो टू
टू के बाद जैसे ही वर्ब के V1 फॉर्म को लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, वह इन्फिनिटिव बन जाता है। वैसे ही अगर वर्ब के V1 फॉर्म में ing अगर जोड़ देते हैं, जिसको आप V4 भी कहते हैं, उसको हम जीरंड कहते हैं। और यहाँ जब हम पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल V1 प्लस ing, इसके अलावा ed या en इसमें जोड़ा जाता है। ये तीनों चीज़ होंगे। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस ing होता है। उसके बाद जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी हैविंग प्लस V3, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। और जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसको भी आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। सबसे पहले हम इस इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। यह ध्यान रखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट को पढ़ रहे हैं तो ये सारे, चाहे इन्फिनिटिव हो, जीरंड हो या पार्टिसिपल हो, इनके ऊपर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन्फिनिटिव, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन्फिनिटिव वास्तव में यह भी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके पहले टू का प्रयोग होता है। उसके अलावा इन्फिनिटिव ऐसी भी होती हैं जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखते हैं। जैसे हमने लिखा अलाउ मी टू गो, एक वाक्य आपका ये हो गया। दूसरा आप लिखेंगे लेट मी गो। हिंदी की बात करते हैं तो अलाउ मी टू गो यानी मुझे जाने दें या मुझे जाने की अनुमति दें। अलाउ मी टू गो यानी मुझे जाने की अनुमति दें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग हुआ है और लेट मी गो, मुझे जाने दें, यहाँ पर टू नहीं लगा है। तो ऐसी इन्फिनिटिव जिनके पहले टू लगा होता है उसको इन्फिनिटिव विथ टू कहा जाता है। या और दूसरी जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है दैट इज कॉल्ड विदाउट टू इन्फिनिटिव। यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे तो ज़्यादा करके आपको यही प्रचलन में मिलेगा कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग होता है। और इसके एक्टिव और पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो जैसे ही इन्फिनिटिव का जो एक्टिव फॉर्म होता है, इसके एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में, यहाँ अगर एक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो टू प्लस V1, पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो सिर्फ V1 होगा। लेकिन जैसे ही इस एक्टिव की बात करेंगे तो एक्टिव में जो टू के साथ होगा, अगर जो वर्ब टू लेकर के आएगा तो उसके लिए टू प्लस V1 होगा। और ऐसी वर्ब जो विदाउट टू होगी, जिसमें टू का प्रयोग नहीं होगा, तो वह सिर्फ V1 लेकर के आएगी। और जब पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो जिस वर्ब के साथ टू लगा रहता है, टू उसके बाद बी जुड़ जाएगा प्लस V3 हो जाएगा। और वैसे ही जब विदाउट टू की बात करेंगे तो ये V3 के रूप में प्रयोग होगा। अब ये सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर है। जैसे आप इसको ले सकते हैं टू बी गॉन, टू बी स्लेप्ट, और यहाँ सिर्फ जो है बी और प्लस V3, जो बी और प्लस 3 होगी तो बी गॉन होगा, उसके बाद बी स्लेप्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ बताने के लिए आपको बताया गया कि इस तरीके से इस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिनके माध्यम से पता चले कि इन्फिनिटिव कहाँ पर प्रयोग होता है। इस इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की जगह भी प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे टू स्विम, टू स्विम इज एन आर्ट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब से पहले टू का हो गया, इसका मतलब है इन्फिनिटिव हमारा बन गया। तो टू स्विम इज एन आर्ट, तैरना एक कला है। या और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं टू वॉक
टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। यहाँ भी आप वही चीज़ देख रहे हैं, यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी टहलना एक व्यायाम है। उसके अलावा जब ऑब्जेक्ट के रूप में बात करते हैं तो लिख सकते हैं ही लाइक्स टू वॉक। यहाँ पर आप देख रहे हैं वह टहलना पसंद करता है। ही लाइक्स टू वॉक, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इससे पहले प्रयोग हो गया, यह ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब अगर इसको जब कंप्लीमेंट के रूप में हमको लिखना होगा तो कंप्लीमेंट के रूप में आप लिख सकते हैं माई फेवरेट हॉबी इज टू वॉच टीवी। अब ये चीज यहां आपको बताया गया, टू स्विम इज एन आर्ट, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। यहां देख रहे हैं ही लाइक्स टू वॉक, यहां ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। माई फेवरेट हॉबी, मेरा फेवरेट अर्थात प्रिय शौक क्या है, टू वॉच टीवी। यहां पर देख रहे हैं कि एक तरह से ये कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जैसे ही अगर बीच से इसको हटा देंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो माई फेवरेट हॉबी इज टू वॉच टीवी। अब इसके अगले पार्ट को जीरंड के बारे में हम देखते हैं कि वास्तव में जीरंड क्या होता है। जीरंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। जीरंड जिसके बारे में बताया गया कि जीरंड जो V1 में ING लगा करके बना है, जिसको हम V4 भी कहते हैं, तो वास्तव में जो जीरंड है यह जीरंड आपका वर्ब प्लस नाउन, यह वर्ब और नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ब को हम जीरंड कहते हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल के माध्यम से लिखते हैं, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। अब यहां आप देख रहे हैं ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। एक एग्जांपल ये है जिसमें ही लाइक्स यह आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और रीडिंग क्योंकि किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ नहीं हो सकती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि एक हमारा मेन वर्ब है तो दूसरा या तो जीरंड होगा या पार्टिसिपल होगा। तो अभी हम जीरंड की चर्चा करते हैं। यह किस तरीके से काम करता है। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, वह कहानियां पढ़ना पसंद करता है। इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ना आ रहा है, ना पढ़ना। तो अब ये जो चीज देख रहे हैं कि लाइक्स आपका ये वर्ब है, और जब लाइक्स वर्ब है तो इस वर्ब का यह रीडिंग इसका ये ऑब्जेक्ट है। जब इसका यह ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, या इसके लिए नाउन का काम कर रहा है। लेकिन जब इसको और गहराई से अगर आगे हम देखते हैं तो इसका इस रीडिंग का जो स्टोरी है यह इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब यह इसका ही ऑब्जेक्ट है तो यहां पर यह वर्ब का काम कर रहा है, यानी दोनों लक्षण इसमें विद्यमान है, वर्ब का और नाउन का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर रीडिंग का प्रयोग एक जीरंड की तरह से हुआ है, अर्थात ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, जो कहानियां पढ़ना पसंद करता है। या इसको और दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से भी हम देख सकते हैं। ही began walking slowly। अब इस एग्जाम्पल पे थोड़ा गौर करते हैं। He began walking slowly, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि began ये वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यह इसके नाउन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इस वॉकिंग का यह स्लोली जो एक एडवर्ब है, यह यहां पर इसके ऑब्जेक्ट के रूप में है। और ये क्या कर रहा है, वॉकिंग स्लोली, यह जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है
जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यहाँ पर इसकी विशेषता को बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है। जिसके बारे में एडवर्ब का डिफिनेशन ये होता है कि जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या स्वयं एडवर्ब यानी अपने नाम को ही क्वालिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर यह नाउन के रूप में काम कर रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया कि जो हमारा जिरंड होता है यह जिरंड वर्ब और नाउन की तरह से प्रयुक्त होता है सेंटेंस में। यहाँ बताने का मेरा फंक्शन यही था। उसके बाद जो अगला को पार्टिसिपल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में पार्टिसिपल किस तरीके से कार्य करता है। जब पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसको स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान देना है कि यह पार्टिसिपल जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव, जो क्रिया और विशेषण की तरह से कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। अब इस पार्टिसिपल के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में आपको बताया गया कि V1 प्लस ING, परफेक्ट में होता है हैविंग प्लस V3 और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में या परफेक्ट या पास्ट के बारे में जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे अ डॉग इज रनिंग। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ही सा ए रनिंग डॉग। उसके अलावा दी वर्क हैज टायर्ड हिम, या टायर्ड मैन was sitting under a tree। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, having taken breakfast he went to the office। इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि यह कैसे वर्ब और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है अ डॉग इज रनिंग। एक कुत्ता दौड़ रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि रनिंग इज यहां पर यह मेन वर्ब है नहीं, लेकिन इसके साथ ये जो लगा हुआ है रनिंग, यह इसके साथ मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इसके हिसाब से यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बना रहा है। तो यहाँ पर यह वर्ब का काम कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अ डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है। यह कुत्ता दौड़ रहा है, यह मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ही सा। देख रहे हैं कि ही सा यहाँ पर यह मेन वर्ब है। ही सा ए रनिंग डॉग, तो जाहिर सी बात है कि यह जब मेन वर्ब है तो यह वर्ब हो नहीं सकता है, तो फिर ये क्या हो सकता है, इसका रूप बदल गया। तो किस रूप में यह प्रयुक्त हुआ है, रनिंग डॉग। उसने एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। यह कुत्ता क्या है, नाउन है। तो जब नाउन है तो इसके पहले यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जिसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रनिंग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि यह इसको फॉलो कर रहा है, इसको बता रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि उसने एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है हुए। ए डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है, और यहाँ ही सा ए रनिंग डॉग, उसने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है द वर्क हैज टायर्ड हिम। वर्क, इस वर्क को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर हैज देख रहे हैं, हैज के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है। तो यह वर्ब का काम कर रहा है, काम ने उसे थका दिया। और यहाँ क्या है कि अ टायर्ड मैन, यह मैन आपका नाउन है, तो इससे पहले एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। यह इसकी विशेषता बता रहा है। अ टायर्ड मैन
वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, एक थका हुआ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो ये चीज देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल को फॉलो कर रहा है। एक तरह से ये पास्ट को, क्योंकि प्रेजेंट में बताया गया है कि भी प्लस आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, तो उसको हम कह सकते हैं कि यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है टायर्ड, और यहाँ भी टायर्ड, और दोनों काम कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, तो कह सकते हैं कि यह पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है। और उसके बाद जो परफेक्ट पार्टिसिपल की हम चर्चा करेंगे, तो हैविंग प्लस V3, यानी वर्ब से पहले जब हैविंग का प्रयोग हो तो हैविंग ये हो गया और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हैविंग V3 यह परफेक्ट पार्टिसिपल की कंडीशन को बता रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि यह वर्ब और एडजेक्टिव रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक चीज और आपको बताएंगे, क्योंकि इसी आधार पे आपको आगे जब सिंथेसिस करना होगा तो वो चीज और क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर जब इस पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो यह पार्टिसिपल दो रूपों में प्रयोग होता है। तो परफेक्ट की बात करेंगे तो यह एक्टिव और पैसिव। जब यह एक्टिव रूप में होगा तो एक्टिव रूप में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब यह पैसिव रूप में प्रयोग होगा तो पैसिव रूप में यह हैविंग प्लस बीन और प्लस V3 इस रूप में यहां पर यह प्रयोग होगा। और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। और जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस तरह का जब पैसिव बनाना हो तो उसके लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है, जो बाद में आपको सिंथेसिस करते समय कुछ एग्जाम्पल लेकर और बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक दो एग्जाम्पल इसका हम जरूर आपको बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, बीइंग क्रश्ड, बीइंग क्रश्ड द स्नैक बाइट्स। बीइंग क्रश्ड कुचले जाने पर द स्नेक बाइट्स, सांप काटता है। जैसे ही सर्प के ऊपर पैर पड़ता है, कुचला जाता है, वो सांप हमें काट लेता है। तो बीइंग क्रश्ड ये चूंकि पैसिव फॉर्म में है, बीइंग क्रश्ड। और यहां पर एक चीज आपको और बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जब भी इसका सिंथेसिस करना होगा तो नियम आगे बताए जाएंगे। जो टाइम इंटरवल होता है इज नॉट इक्वल टू 0। प्रेजेंट पार्टिसिपल में यानी एक कार्य होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, वहां पे नगण्य होता है इंटरवल। लेकिन जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वहां पर टाइम इंटरवल में काफी समय अंतराल होता है, काफी उसमें दूरी होती है। तो जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी का एक एग्जाम्पल है कि बीइंग क्रश्ड। ऐसी स्थिति में हम पैसिव के रूप में बनाते हैं कि जैसे ही सांप कुचला जाता है तुरंत प्रतिक्रिया होती है, स्नेक बाइट्स, सांप काटता है। इसको दूसरे रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, जिसका प्रयोग बहुत कम आपको मिलेगा। इसकी जगह आप चाहें तो ऑन बीइंग क्रश्ड बाकी द स्नेक बाइट्स, इस तरीके से भी इसका बना सकते हैं। यदि अगर चाहते हैं कि हमको यहां पर बीइंग ना लिखना पड़े और ऑन का प्रयोग ना करना पड़े, तो आप लिख सकते हैं हैविंग बीन क्रश्ड द स्नैक बाइट्स। यह तीन कंडीशन होती हैं, तीन तरीके से हम इसका पैसिव बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा करके आपको फॉलो यही करके बताया जाता है। इसमें इसका जो परफेक्ट पार्टिसिपल का होगा, या वैसे और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर पैसिव के रूप में एक उदाहरण लिख सकते हैं, बीइंग हंग्री। बीइंग हंग्री ही टूक द फूड। क्योंकि भूखा होने के कारण बीइंग हंग्री ही टूक द फूड, उसने भोजन ग्रहण किया या भोजन प्राप्त किया। तो यहां पर आज ये जो टॉपिक था, इसकी जो बेसिक चीजें थी वो आपको बताई गई। इसके आगे
सिंथेसिस करने के लिए जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। और प्लीज़ अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।